हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू ग्लोबल एमसीक्यू 2.0। तो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज ये डायरेक्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों, और सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। क्या कहता है सवाल को ध्यान से देखिए सबसे पहले आप जो है ना कि सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सवाल ये कह क्या रहा है। दोस्तों देखिए नंबर 1 कहता है कि निम्न कौन में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यानी जो नीचे दिया गया है दोस्तों, उसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। दोस्तों सामने सामने इसको जो है कि देखना है कि कौन सही नहीं है, कौन गलत है। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए कि पालक क्या है दोस्तों, सब्जी है। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रख लीजिए कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सत्य है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। बी नंबर कहता है कि चींटी के डंक में, दोस्तों चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सत्य है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर कहता है कि सिरका में टार्टरिक अम्ल, गलत है दोस्तों। सिरका में टार्टरिक अम्ल नहीं, बिल्कुल एसिटिक अम्ल होगा। दोस्तों सिरका में टार्टरिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? एसिटिक अम्ल। आप लिख लीजिएगा। तो गलत कौन हुआ दोस्तों? गलत हुआ सी नंबर। और हमसे सवाल यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। दोस्तों डी को भी चेक कर लेते हैं। कहता है आंवला, दोस्तों आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, CH3COH। दोस्तों CH3COH। तो आप इसे रट जाइए कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल, आंवला में दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बात आती है कि आखिर टार्टरिक अम्ल कहां होगा। दोस्तों आप इसको भी लिख लीजिए, इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। तो आप 5 चीज यहां से आप याद कर सकते हैं। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और जो है दोस्तों जो है आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, और जो है इमली में टार्टरिक अम्ल। आई होप आप इसे याद कर लिए होंगे, और नहीं याद किए तो इसे 3 से 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। दोस्तों एक बार छोटे सा पेज में निकाल कर लिख दीजिए, याद हो जाएगा। आ जाइए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर दोस्तों, और 2 नंबर पर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे सवाल नंबर 2 देखिएगा। कहता है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अब जो नीचे विकल्प दिया है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके है। ये कौन सा है? सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके है दोस्तों, और स्टैटिक जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसे आप याद रख लीजिए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अगर याद नहीं है दोस्तों, हम आपको याद करा देंगे, इसके टेंशन मत लीजिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होगा दोस्तों, हम याद करा देंगे। आइए सबसे पहले पूछता है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। दोस्तों अर्थात गलत है। पहला कहता है विश्व झील दिवस। दोस्तों विश्व झील दिवस जो है 15 नवंबर सत्य है। विश्व झील दिवस 15 नवंबर सत्य है। विश्व झील दिवस 15 नवंबर सत्य है। दोस्तों दूसरा विश्व वानिकी, दोस्तों विश्व वानिकी जो है दोस्तों, ये विश्व वानिकी 27 मार्च नहीं दोस्तों, बल्कि 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। अब ये विश्व वानिकी है क्या दोस्तों? देखिए वन से याद रख लीजिए, वानिकी यानी कि जंगल को जो है कि सुरक्षात्मक के लिए कुछ जो है कि उपयोग लाया जाता है महत्वपूर्ण, और उसी को जो है कि दोस्तों विश्व वानिकी कहते हैं। और जो है कि ये विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी 21 मार्च, विश्व वानिकी 21 मार्च, विश्व वानिकी 21 मार्च। देखिए 3 नंबर, सी नंबर कहता है कि आवास दिवस, विश्व आवास दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर सत्य है। विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर सत्य है। डी नंबर कहता है हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर सत्य है। दोस्तों हरित उपभोक्ता 28 सितंबर, हरित उपभोक्ता 28 सितंबर। विश्व वानिकी 21 मार्च, विश्व वानिकी 21 मार्च। विश्व जल दिवस दोस्तों, विश्व झील दिवस 15 नवंबर, झील दिवस 15 नवंबर। तो आप बताइए इसका सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व वानिकी दिवस 27 मार्च नहीं दोस्तों, बल्कि 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। आ जाइए 3 नंबर सवाल दोस्तों। 3 नंबर, ये जो स्टैटिक जीके है ना दोस्तों, ये सब जो जनवरी से लेकर के दिसंबर इन सभी के बारे में पूछता है, इस सबसे खड़े सवाल आता है, और आप जो कि डायरेक्ट बना सकते हैं। आ जाइए 3 नंबर सवाल, और 3 नंबर सवाल कहता है पिनाका। दोस्तों पिनाका रॉकेट प्रणाली का सर्वप्रथम किस वर्ष सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पिनाका एक रॉकेट प्रणाली है दोस्तों। पिनाका क्या है? एक रॉकेट प्रणाली है, जिसका सबसे पहले जो परीक्षण किया गया था। इससे सवाल है कि पिनाका रॉकेट प्रणाली का सर्वप्रथम परीक्षण कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? इसको आप रट जाइए दोस्तों, 2013 में पिनाका रॉकेट प्रणाली का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था। पिनाका रॉकेट प्रणाली सर्वप्रथम 2013 दोस्तों, पिनाका दोस्तों
दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पिनाका रॉकेट प्रणाली का जो सबसे पहले सर्वेक्षण किया गया था 2013 में। अब आपको यह बताना है कि पिनाका रॉकेट प्रणाली का सर्वेक्षण जो है कि 2013 में किया गया था। 2013 में दोस्तों ये कहां किया गया था ये बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आ जाइए 4 नंबर सवाल। दोस्तों 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देंगे। 4 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? अब आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा पदार्थ जो 4 ऑप्शन में दिया है वो मिश्रण नहीं है, यानी कि मिश्रण नहीं है कौन, तो यौगिक होगा या तो तत्व होगा, ये होगा। आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों। वायु जो है अन्य गैसों का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें हैं दोस्तों, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसों का मिश्रण कौन है? वायु। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं दोस्तों। कितनी गैस का नाम लूं मैं? तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, अर्थात हम कहेंगे कि वायु मिश्रण है। वायु मिश्रण है, वायु मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों? मिश्रण है बहुत सारी गैसों का। बात करते हैं बारूद। दोस्तों बारूद जो होता है ना, बारूद में क्या पाया जाता है? गंधक अर्थात सल्फर। फिर प्लस कहेंगे कि बारूद में गंधक पाया जाता है, कोयला पाया जाता है दोस्तों, कोयला पाया जाता है। आप भी बना सकते हैं लेकिन खतरनाक हो जाएगा दोस्तों। गंधक हो गया अर्थात सल्फर, कोयला हो गया, और इसी में साथ साथ लेते हैं दोस्तों शोरा। अब कहेंगे बहुत से लोग शोरा को नहीं जानते हो दोस्तों। सोरा जो होता है ना, सोरा, इसे याद रख लीजिए दोस्तों। सोरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं, KNO3 सोरा जो होता है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है, या साल्ट पीटर को सोरा कहा जाता है। आ जाइए, तो हम कहेंगे कि बारूद भी जो है कि गंधक, कोयला, शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, साल्ट पीटर, इन सभी का ये क्या है? मिश्रण है दोस्तों, ये भी मिश्रण है। अब बात करते हैं इस्पात दोस्तों। इस्पात जो होता है ना, कि हम क्या करते हैं कि लोहा में क्या मिला देंगे? कार्बन। लोहा में जब कार्बन मिलाते हैं दोस्तों, लोहा में कार्बन मिलाते हैं और कार्बन मिलाने के साथ साथ अन्य पदार्थ को मिला देते हैं, इस्पात बन जाता है दोस्तों, इस्पात बन जाता है। तो आप लोहा याद रखिए, लोहा है, कार्बन है दोस्तों, और अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ। जब इन सभी को आपस में मिलाते हैं दोस्तों, यह मिश्रण हो जाता है। हम कहेंगे वायु अन्य गैसों का मिश्रण है, बारूद, गंधक, कोयला, शोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, साल्ट पीटर, इन सभी का मिश्रण है। इस्पात जो है कि आयरन जो है कि कार्बन है और अन्य पदार्थों का मिश्रण है दोस्तों। लेकिन साधारण नमक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, साधारण नमक की बात करूं, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, इसमें जो है कि सोडियम और जो है कि क्लोरीन को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं दोस्तों, तब जाकर के ये सोडियम क्लोराइड अर्थात जो है कि साधारण नमक बनता है दोस्तों। और साधारण नमक यह एक यौगिक है जिसे हम एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं दोस्तों, वो यौगिक कहलाता है। और जो मन करे, जितना मन करे उतना डाल दीजिए दोस्तों, वो जब निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते दोस्तों, वो मिश्रण कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बता दीजिए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए दोस्तों 5 नंबर सवाल। 5 नंबर स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे दोस्तों। आ जाइए 5 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे ना, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, और जो कि कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से हौसला बढ़ता है दोस्तों। आ जाइए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल कहता है कि फ्लैंजेज। दोस्तों फ्लैंजेज, अब ये फ्लैंजेज है क्या दोस्तों? फ्लैंजेज अस्थियां पाई जाती है। अस्थि का मतलब हड्डी हुआ दोस्तों, और फ्लैंजेज जो होते हैं दोस्तों, उंगलियों में पाई जाने वाले हड्डी को, उंगलियों में पाए जाने वाले अस्थि अर्थात हड्डी को दोस्तों फ्लैंजेज कहते हैं। उंगलियों में पाए जाने वाले अस्थि अर्थात हड्डी को फ्लैंजेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लैंजेज। तो सबसे पहले आपने समझा कि अस्थियों में पाए जाने वाले उंगलियों में पाए जाने वाले अस्थि अर्थात हड्डी को फ्लैंजेज कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे हाथ की उंगली में भी फ्लैंजेज है। इसमें हाथ की उंगली है ना दोस्तों, उंगली है तो इसमें हड्डी होगा, हड्डी है तो फ्लैंजेज है। पैर की उंगली है, उसमें भी फ्लैंजेज है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि पैर की उंगली में, हाँ बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बिल्कुल यह कथन सत्य है कि पैर की उंगली में फ्लैंजेज होती है। बी नंबर कहता है कि हाथ की उंगली में, दोनों बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि हाथ की उंगली में भी फ्लैंजेज होते हैं दोस्तों। और इसमें कितने हैं दोस्तों? आप 15 काउंट कर लीजिएगा। आ जाइए, कहता है कि हाथ तथा पैर दोनों की उंगली में, इसमें 14 फ्लैंजेज होते हैं दोस्तों, 14 हड्डी होते हैं हाथ की उंगली में। तो याद रखिए, कहता है कि हाथ तथा पैर दोनों की अंगुलियां में फ्लैंजेज पाई जाती है। इसका सटीक आंसर होगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर ये नहीं रहता तो देता ए तथा बी दोनों, अगर ये नहीं रहता तो केवल देता कि ए नंबर या तो केवल बी नंबर दोस्तों। आ जाइए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर दोस्तों 6 नंबर ध्यान देंगे। आ जाइए, जन्म के बाद दोस्तों, जब जन्म होता है तो कहता है कि जन्म के बाद मानव के उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब आपको बताना है कि जब जन्म होता है मानव का, तो जन्म के बाद मानव के उत्तक में, मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों, कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए,
कि जब जन्म होगा दोस्तों तो कोशिका का विभाजन होगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जो जन्म लेने से बच्चा पहले वो भ्रूण होता है, जन्म ले लेता है, बच्चा कहलाता है, तो उस बच्चे में जो होता है दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी हड्डी होती है, उसे मालिश करने के बाद वो हड्डियां जो है कि बढ़ती हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ती है, हड्डियां कम होती है दोस्तों, ये क्या होता है कि विकास करते हैं। तो कहता है कि कंकाल, कहेंगे दोस्तों कंकाल में विकास होता है। फिर कहते हैं तंत्रिका तंत्र, दोस्तों नर्वस सिस्टम, जिसको नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहते हैं दोस्तों, और तंत्रिका तंत्र में जन्म के बाद भी जो है कि कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। अर्थात इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेन के अंदर दोस्तों, अगर ब्रेन में अगर हुमच के चोट लग गया ना, तो वो कभी ठीक होने वाला नहीं है। क्यों ठीक नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि वहां सेल डिवीजन नहीं होता है, और जब वहां पर की कोशिकाएं मर जाएगी दोस्तों, आप उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आप ब्रेन को बचा के रखिए कि अगर ब्रेन में चोट ना लगे दोस्तों, तो हम कहेंगे कि वह कौन सी अस्थि है, वह कौन सी उत्तक है हमारे शरीर के अंदर का, जिसमें जन्म के बाद विभाजन होता ही नहीं है दोस्तों, वो है तंत्रिका तंत्र। अगर ब्रेन कैंसर होता है ना दोस्तों, ब्रेन कैंसर नहीं, ब्रेन ट्यूमर होता है, अगर ब्रेन में चोट लग जाए ना, ब्रेन ट्यूमर होता है और उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है दोस्तों, इसलिए बचने की उम्मीद ना की मात्रा ही रखिए। आ जाइए सी नंबर की बात करते हैं। सी नंबर दोस्तों संयोजी, दोस्तों ये गलत लिखा गया है, तो कहता है कि संयोजी, संयोजी दोस्तों, संयोजी टाइप कर लेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। तो कहते हैं कि संयोजी, हाँ दोस्तों संयोजी उत्तक जो होते हैं, जैसे ब्लड हमारा संयोजी उत्तक है, हड्डी हमारा संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक वैसे उत्तक को कहते हैं दोस्तों जो एक दूसरे से टच में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसी को संयोग का मतलब जुड़ना, इसीलिए संयोग से बना है संयोजी उत्तक। अर्थात जो जो चीजें जुड़ी रहेंगी उसे हम कहेंगे संयोजी उत्तक। वसा संयोजी उत्तक, हड्डी संयोजी उत्तक, ब्लड संयोजी उत्तक है दोस्तों। यानी कि जितनी चीजें नस हमारे बॉडी के अंदर जो जुड़ी हुई है दोस्तों, वो संयोजी उत्तक की वजह से। आज ये डी नंबर को चेक करते हैं दोस्तों। कहते हैं जनन, दोस्तों जनन जो है ना, ये जो है जनन, ये जन्म के बाद इसमें विभाजन होता है दोस्तों। जनन में जन्म के बाद विभाजन होता है, आप इसे रट जाइए। तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि तंत्रिका तंत्र वैसा उत्तक है जिसमें जन्म के बाद विभाजन होता ही नहीं है। आ जाइए दोस्तों 7 नंबर सवाल, आ जाइए 7 नंबर दोस्तों, आ जाइए 7 नंबर। वयस्क पुरुष में दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, वयस्क पुरुष है, हम भी वयस्क हैं, जो भी वयस्क हैं वो आप ध्यान दीजिए। तो कहते हैं कि वयस्क पुरुष में दोस्तों, वयस्क पुरुष की बात है, कहते हैं कि आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। यहां पे सामान्य संख्या में पूछा है दोस्तों, लेकिन कहीं पर पूछ देता है लीटर में, कहीं पर पूछ देता है कि आरबीसी में जो है कि ये हीमोग्लोबिन कितना होता है, महिलाओं में कितना होता है, पुरुषों में कितना होता है। तो समझ लीजिए दोस्तों और रट जाइए। कहता वयस्क पुरुष, दोस्तों जब वयस्क पुरुष में बात करूं मैं कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की जो सामान्य संख्या होती है दोस्तों, वो होता है 50 लाख। आप कहेंगे कि दोस्तों 50 लाख होता है, लेकिन यहां तो लाख की बात नहीं की गई दोस्तों, यहां मिलियन में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 5.5 मिलियन, बी कहता है 5 मिलियन, सी कहता है 4.5 मिलियन, डी कहता है 4 मिलियन। तो आप याद रखिए दोस्तों, 1 मिलियन बराबर होता है दोस्तों, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख दोस्तों। अर्थात कहेंगे कि 5 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 50 लाख, 5 मिलियन बराबर 50 लाख, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। तो हम कहेंगे कि वयस्क पुरुष में दोस्तों, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य जो संख्या होती है दोस्तों 5 मिलियन। अगर लीटर में बोलेंगे तो वयस्क पुरुष में दोस्तों 5.5 लीटर, महिला में बोलेंगे 5 लीटर, अगर महिला में मिलियन में बोलेंगे दोस्तों 4.5 मिलियन, महिला में अगर लाख में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 40,50,000, 40,50,000 दोस्तों, इतना मिलियन महिलाओं में आरबीसी होता है दोस्तों। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है दोस्तों, कम होती है, इसे याद रख लीजिए। आ जाइए 8 नंबर सवाल दोस्तों, 8 नंबर ध्यान देंगे, आ जाइए 8 नंबर। अब देखते हैं 8 नंबर क्या कहता है। कहता है कि नीचे दिए गए विद्युत सर्किट, दोस्तों ये विद्युत सर्किट है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसे हम कलर ले लेते हैं दोस्तों रेड, क्या, आ जाइए ये ले लेते हैं। कहता है कि नीचे दिए गए विद्युत सर्किट, हाँ दोस्तों ये विद्युत सर्किट है, और कहता है कि विद्युत सर्किट में ए तथा बी, दोस्तों ये है ए और दूसरा है बी। कहता है कि ए तथा बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि ये जो तीनों है दोस्तों, ये सीरीज में है, ये तीनों अपना सीरीज में है दोस्तों। तो हम सीरीज वाले को पहले निकाल लेते हैं। तो सीरीज वाले को कैसे निकालते हैं, सीरीज वाले को निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 दोस्तों। अब देखिए R1 R2 R3 को जोड़ लीजिए। तो देखिए यहां पर आई होप अगर इसको आप ये कलर नहीं देख पा रहे हैं, रेड कर देते हैं, क्या, आ जाइए दोस्तों रेड कर दूं, ये रहा।
तो कहता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये R इक्विवेलेंट है दोस्तों। ये श्रेणी क्रम में, अगर विद्युत सर्किट में श्रेणी क्रम है वहां पर हम जो है कि विद्युत प्रतिरोधकता निकालने के लिए दोस्तों, प्रतिरोध निकालने के लिए R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 दोस्तों। अब यहां पर रेजिस्टेंस का मान रख दीजिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम ऐड करेंगे दोस्तों 3 ओम हो जाएगा। कितना ओम होगा दोस्तों? 3 ओम हो जाएगा। आ जाइए अब हम देखते हैं नीचे वाला भी, ये भी जो है कि श्रेणी क्रम में है दोस्तों, ये भी सीरीज में है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये भी हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 3 ओम। अब दोस्तों ये हम निकाल लिए कि नीचे भी 3 ओम और ऊपर भी 3 ओम आ रहा है दोस्तों। अब हम A के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है दोस्तों 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा दोस्तों 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए R1 का वैल्यू है दोस्तों 1/R इक्विवेलेंट का दोस्तों, R इक्विवेलेंट का कितना ओम है? 3 ओम है। R इक्विवेलेंट कितना है? 3 ओम है। तो यहां पर रख देंगे 1/3 प्लस, यहां पे भी हो जाएगा 1/3। अब 3 का एलसीएम लेंगे दोस्तों 3 आएगा, 1 प्लस 1 होगा दोस्तों, यानी कि कहेंगे 2/3। जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये बदल जाएगा दोस्तों 3/2, अर्थात जब हम इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 1.5 ओम, या इसी को आप लिख सकते हैं 3/2 ओम दोस्तों, 3/2 ओम। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि नीचे जो सर्किट दिया है दोस्तों ये सीरीज और पैरेलल में है। सीरीज पैरेलल में हम जो क्या बनाते हैं, सीरीज में होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में लगाते हैं 1/R1 1/R2 1/R3 ऐड कर दीजिए दोस्तों। आ जाइए 9 नंबर सवाल दोस्तों, ध्यान देंगे और बढ़ेंगे 9 नंबर सवाल की ओर। आ जाइए 9 नंबर दोस्तों, 9 नंबर सवाल और देखेंगे क्या कहता है 9 नंबर सवाल। आ जाइए दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा चालक, दोस्तों उष्मा का सुचालक। अब कहता है कि सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक दोस्तों, सबसे ज्यादा हीट यानी कि उष्मा जो प्रवाहित होगा, सबसे ज्यादा किसमें उष्मा का प्रवाहित होगा, सर्वोत्तम उष्मा का चालक सबसे ज्यादा उष्मा किसमें चलेगा दोस्तों? तो कहता है एल्कोहल में, शराब में, ईथर में, पानी में। दोस्तों रट जाइए कि सर्वोत्तम उष्मा का अगर कोई चालक है पारद, पारद को दोस्तों सीसा भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? सीसा भी कहा जाता है। तो आप रट जाइए कि सर्वोत्तम उष्मा का चालक है, सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक है वो पारद धातु है दोस्तों। सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक है पारद धातु है, पारद धातु। आ जाइए 10 नंबर सवाल, 10 नंबर दोस्तों, आ जाइए 10 नंबर। निम्न में से किस वर्ग के जीव अनियत तापी? अब दोस्तों ये अनियत तापी का मतलब क्या होता है इसको समझिए, अर्थात कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोल्ड का मतलब ठंडा, कोल्ड का मतलब ठंडा और ब्लडेड का मतलब खून दोस्तों। वह कौन सा इसमें से नीचे दिया गया जो जीव है दोस्तों जिसके ब्लड ठंडा नहीं होता है? अब बताइए कि ठंडा नहीं होगा दोस्तों तो गर्म होगा ना जी, तो ठंडा नहीं होगा अर्थात गर्म के बारे में पूछा है। तो अनियत तापी यानी कि जिसका तापमान जो है दोस्तों वो ठंडा नहीं गर्म होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जिसके ब्लड का तापमान, कहता है मत्स्य दोस्तों, मछली जल में रहती है, मछली जलीय जीव है दोस्तों, मछली जलीय जीव है और इसका ब्लड जो होता है दोस्तों वो ठंडा होता है, मछली का ब्लड ठंडा होता है दोस्तों। बात करते हैं एम्फीबिया दोस्तों, एम्फीबिया भी जो है दोस्तों इसका भी ब्लड ठंडा होता है। एम्फीबिया जीव के ब्लड ठंडे होते हैं यानी अर्थात कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मत्स्य भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन रेप्टिलिया दोस्तों, बात करते हैं रेप्टिलिया, वैसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, वैसे जीव जो रेंग कर चलते हैं अर्थात रेप्टिलिया, जैसे सांप हो गया दोस्तों, इन सब का भी जो ब्लड होता है दोस्तों वो ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं दोस्तों। तो कोल्ड ब्लडेड में मत्स्य आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में एम्फीबिया आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में ये रेप्टिलिया आते हैं। लेकिन बात करते हैं दोस्तों एविज पक्षी की दोस्तों, तो एविज पक्षी जो है दोस्तों इसके ब्लड जो होते हैं कोल्ड नहीं हॉट होते हैं दोस्तों। तथा इसी में आप तथा कर करके लिख लीजिए स्तनधारी। हम लोग दोस्तों मनुष्य का जो ब्लड होता है दोस्तों, आप जो है कि देखेंगे कि जब ब्लड निकलता है हम लोग का ब्लड गर्म होता है। आप किसी जानवर को गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए मुर्गी को गर्म करते हैं, सॉरी मुर्गी को जब जबा करते हैं दोस्तों, तो जबा करने पर उसका जो ब्लड निकलता है दोस्तों वो ब्लड होता है, आप देखते होंगे कि गर्म लगता है। गर्म क्यों? हम जानते हैं दोस्तों कि जितना भी स्तनधारी होगा दोस्तों उसका ब्लड गर्म होगा। रेप्टिलिया का कोल्ड ब्लडेड, मत्स्य कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड है। लेकिन एविज एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, एविज एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जिसका ब्लड कोल्ड नहीं होता दोस्तों, कोल्ड नहीं होता है, हॉट होता है। स्तनधारी मानव
कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सियार, ये सभी जो है दोस्तों, ये सभी कोल्ड ब्लडेड नहीं है, अर्थात आप समझ गए होंगे इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर दोस्तों, अब ध्यान देंगे, बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। कहता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, दोस्तों भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अर्थात एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को अंग्रेजी में कहेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, दोस्तों इसे रट जाइए कि पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई, पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई, पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चेन्नई, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चेन्नई, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चेन्नई। देखिए इसी तरीके से बोलिएगा दोस्तों, हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप भी रिपीट करें दोस्तों, आप सुनेंगे, आप रिपीट करेंगे, आपको भी याद होगा दोस्तों, और 1 से 2 बार लिख दीजिएगा ना, 100% जो है कि कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों 12 नंबर सवाल, और 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है सवाल। कहता है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से आपको भागना नहीं है दोस्तों, न्यूमेरिकल जो है ना कि इतना ना बेहतरीन है कि सवाल इससे पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए हमने लॉन्च किया है। तो क्या कहता है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस, हमने क्या लिया है 4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए इसका कोई भी अगर बनाएंगे, अभी अगर नहीं बनाए हैं आप बनाकर देखिए, हम 100% वादा करते हैं दोस्तों आप गलत इसका आंसर लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे गलत बनाएंगे आप, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है दोस्तों, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो कोई भी इस तरह का अगर सवाल आए ना, सबसे पहले आप मोल निकालिए दोस्तों, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है दोस्तों ग्राम में द्रव्यमान दोस्तों बटा परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। अब बात किया दोस्तों ग्राम में द्रव्यमान 1.4 ग्राम, परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का होता है 14, 7 नाइट्रोजन 14 होता है दोस्तों, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में। अब इसे काटेंगे दोस्तों 1/10 आ जाएगा, यानी हम कहेंगे कि 1/10 मोल, कहेंगे कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के मोलों की जो संख्या है दोस्तों 1/10 अर्थात 0.1 मोल है दोस्तों। लेकिन सवाल हमसे मोल से नहीं पूछा है, सवाल पूछा है कि उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप ध्यान दीजिए कि 1 मोल नाइट्रोजन में इतना है, तो 7 मोल नाइट्रोजन में कितना होगा दोस्तों? ये 7 जो है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों। तो अब हम यहां से निकालते हैं आणविक द्रव्यमान दोस्तों, आणविक द्रव्यमान बराबर होता है, आणविक द्रव्यमान संख्या बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है दोस्तों, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, अब इसे क्या सॉल्व करना है? तो ये तो हमने निकाल लिया 1 मोल आणविक द्रव्यमान ना दोस्तों। अच्छा ये कहेंगे कि हम अब पता कैसे चलेगा कि आणविक द्रव्यमान निकालना है दोस्तों? ऑप्शन देखकर पता चलता है कि अगर 6 पॉइंट कर करके दिया है तो हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। अब दोस्तों इतना गुना हम लगा देते हैं 1/10 मोल, तो ये निकल जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा। आ जाइए तो 6 पॉइंट, अब कितना नाइट्रोजन में पूछा है तो कहता है कि 7 कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है दोस्तों। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन में? 7 है ना दोस्तों, तो यहां 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1/10 दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.215 इंटू 10 टू द पावर 24 दोस्तों 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आ जाइए दोस्तों अगला सवाल और 13 नंबर दोस्तों, आ जाइए ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 13 नंबर सवाल आखिर क्या कहता है दोस्तों। आ जाइए दोस्तों 13 नंबर सवाल की ओर आइए, देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तु, अब 2 आवेशित वस्तु को आपस में जोड़ दीजिए। 2 आवेशित वस्तुओं को आपस में जोड़ने के लिए विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, कब? कहता है ना कि आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तु है, 2 आवेशित वस्तु, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक पर आवेश A है, दूसरा आवेश B है दोस्तों, और इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जब Q1 आवेश को और Q2 आवेश को जब आपस में दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित कब नहीं होगी दोस्तों? तो आप याद रख लीजिए, जब दोनों में विभव यानी कि दोनों के बीच का विभवांतर, मान लिया जाए कि यहाँ के बीच का विभवांतर V1, यहाँ के बीच का विभवांतर V1, यानी हम कहेंगे कि दोनों के बीच का विभवांतर सेम है, तो
जब विभवांतर दोस्तों यानी कि वोल्ट दोनों के बीच जो वोल्ट डिफरेंस है यानी वैस डिफरेंस दोस्तों सॉरी जो है कि विभवांतर जब समान होगा दोस्तों तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित किस स्थिति में नहीं होगा? जब दो आवेशों के बीच का विभवांतर समान हो, दो आवेशों के बीच का वोल्ट जो है कि दो आवेशों के बीच का वोल्ट डिफरेंस ना हो, समान हो, तब उस समय क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। आ जाइए 14 नंबर सवाल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए 14 नंबर सवाल दोस्तों। उसी तरीके से यहां पर आपने देखा जो है कि ये जो सवाल पूछा आवेश से रिलेटेड, कहीं आपको सवाल ये देगा दोस्तों कि सवाल रहेगा जो है कि बिना आवेश वाला यानी कि ताप का रहेगा कि तापमान T1 तापमान है और दूसरा का भी तापमान T1 है, T1 बराबर 5 है, T2 बराबर भी 5 ही है। तो कहेगा कि बताइए इसमें जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो दोस्तों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच जो विभवांतर है दोस्तों वो समान है। आ जाइए 14 नंबर सवाल और बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। क्या कहता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? दोस्तों जब प्रकाश नहीं होगा तो क्या बढ़ेगा? प्रकाश की अनुपस्थिति यानी कि जब प्रकाश ना हो तो क्या बढ़ेगा? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि जल का उद्गरहण होगा। नहीं दोस्तों, प्रकाश की अनुपस्थिति में जल नहीं का उद्गरहण नहीं बढ़ता है, परों की लंबान नहीं बढ़ती है। तीसरा कहता है कि खनिज लवणों का उद्गरहण ये भी नहीं बढ़ती है। और डी नंबर कहता है पर्ण फलक का विस्तारण। पर्ण, देखिए दोस्तों पर्ण का मतलब यहां से है पत्ती, पर्ण का मतलब पत्ती है दोस्तों, और फलक का मतलब कि कितना में वो फैला हुआ है पत्ती। तो पर्ण फलक का विस्तारण जो है, अगर देखिए पर्ण फलक यानी पत्ती जो होते हैं दोस्तों, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो ना, सूर्य का प्रकाश ना हो तो वो पत्ती विकसित करेगा? नहीं करेगा दोस्तों, वो पतला का पतला ही रह जाएगा। जैसे ही आप सूर्य का प्रकाश देंगे वो दोस्तों पत्ती फैलेगा। तो फलक का मतलब जो कि फैलाव दोस्तों, फलक का मतलब फैलाव से है। आप यहां पर लिख लीजिए, फलक का मतलब है फैलाव से, और दोस्तों पत्ती, पर्ण का मतलब है पत्ती से, पर्ण का मतलब है पत्ती से। तो दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो पत्ती का फैलाव अर्थात पर्ण फलक नहीं होगा, पर्ण फलक का विस्तारण नहीं होगा दोस्तों। इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए दोस्तों 15 नंबर सवाल। 15 नंबर दोस्तों, और इसी तरह से बने रहेंगे। आ जाइए, कहता है कि जब मनुष्य के दोस्तों बीपीएससी ट्री में जो कि 6 to 8 में बहुत ज्यादा साइंस पूछे जाने वाला, जिसका जो है कि ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट होगा दोस्तों, वो बने रहेंगे क्योंकि इससे सवाल आएंगे ही आएंगे दोस्तों। तो आ जाइए, कहता है कि जब मनुष्य के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 1 की वृद्धि हो जाती है। देखिए दोस्तों यहां पे वृद्धि हो रही है, तो आप याद रखिएगा कि मनुष्य के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में जब 1 की वृद्धि होती है दोस्तों, तो कौन सा विकार यानी कौन सा सिंड्रोम होता है दोस्तों, कौन सा डिजीज होता है? तो उस व्यक्ति को होगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम होता है दोस्तों? तो जब मनुष्य के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में अगर 1 की वृद्धि होती है तो वो डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों। कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम। बात करते हैं कि आप बहुत से व्यक्ति को देखे होंगे जिसका ऊपर वाला जो होठ होता है ना दोस्तों, वो कटा फटा रहता है। उसका मतलब ये है दोस्तों कि उसमें 1 की कमी हुई है। तो किसी जब जो है कि गुणसूत्र में 1 की 21वीं जोड़ी में 1 की कमी होती है दोस्तों, उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो जब 1 की कमी टर्नर सिंड्रोम, 1 की वृद्धि डाउन सिंड्रोम। बात करते हैं दोस्तों क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्या है। देखिए टर्नर सिंड्रोम उस सिंड्रोम को कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि मनुष्य के गुणसूत्र में महिला, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझिए कि यह पुरुष है और यह महिला है दोस्तों। देखिए कि पुरुष देखिए दोस्तों ये जो पुरुष है, तो पुरुष में से मान लीजिए कि यहां से आया XY क्रोमोसोम, महिला में से आया दोस्तों XX क्रोमोसोम। तो इसमें से XY क्रोमोसोम पुरुष में से, महिला में से XX क्रोमोसोम आया है। तो क्या होता है ना कि महिला में से एक क्रोमोसोम X जो है दोस्तों वो ज्यादा आ जाता है। जब ज्यादा आता है उसी को कहते हैं दोस्तों डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं कि XY क्रोमोसोम पुरुष का है और XX क्रोमोसोम दोस्तों महिला का है, इसमें से क्या होता है कि इससे जो संतान उत्पन्न होगा दोस्तों, और वो संतान वो भी पुरुष होगा, तो उसमें क्या होता है कि पुरुष का X क्रोमोसोम इसमें से एक ज्यादा आ जाता है। उसी को हम क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, उसी को क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों। सिंड्रोम के लिए एक अलग से सवाल को लॉन्च करेंगे और उस सवाल में जितना भी सिंड्रोम रहेगा दोस्तों टोटल सिंड्रोम दे देंगे और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कि कितना क्रोमोसोम की कमी से कौन सा सिंड्रोम, वृद्धि से कौन सा सिंड्रोम होता है दोस्तों। आइए फिलहाल इतना ही, जैसे ट्रांसजेंडर कब पैदा होगा इस तरीके से समझेंगे। आ जाइए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर दोस्तों, 16 नंबर देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। अब ध्यान देंगे 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए,
कहता है कि 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है दोस्तों। अब हमने कोई वस्तु लिया है और जिसका वजन 5 केजी द्रव्यमान का है। कहता है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। अब हमने लिया कि मास ऑफ जो है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5 केजी। कहता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है दोस्तों, यानी हम कहेंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। कहता है दोस्तों कि एक बल लगाने पर जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसका वेग 5 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब देखिए कि 5 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिए कि 5 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड दोस्तों, तो कहेंगे कि 1 सेकंड में कितना होगा दोस्तों, 1 सेकंड में कट जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। यानी हम समझेंगे दोस्तों कि जब वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था तो हमने इस पर जो बल लगाया दोस्तों, वो बल जो लगाए हैं पीछे से नहीं दोस्तों बल्कि आगे से लगाए हैं कि उसका स्पीड को कम करने के लिए। क्योंकि देखिए जब शुरू से वो चला था वस्तु तो उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जैसे ही हमने एक बल लगा दिया दोस्तों तो बल लगाने पर उसका स्पीड देखिए 1 सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है दोस्तों। 1 सेकंड में वो 7 मीटर चल रहा है, लेकिन पहले की तुलना में देखेंगे 1 सेकंड में 10 मीटर चलता था, अर्थात हम उसके आगे से रोक रहे हैं दोस्तों। आ जाइए आगे कहता है कि आरोपित बल का मान क्या होगा दोस्तों, F बराबर ma। दोस्तों जो हम बल लगाए हैं वो कितना होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों m का वैल्यू 5 पता है, लेकिन आपको a का वैल्यू नहीं पता है। आप यहां से निकाल लीजिए दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब दोस्तों s यहां पर s क्या है, s दोस्तों यहां पर आप रख लीजिएगा। v बराबर u प्लस 80 पर भी निकाल सकते हैं दोस्तों, उसी पर निकाल लीजिए, इस पर नहीं निकालिए। आ जाइए v बराबर दोस्तों u प्लस 80। अब ध्यान दीजिएगा टाइम हमको पता है v का वैल्यू कितना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों देखिए ये 35 मीटर पर सेकंड चलता है 5 सेकंड में दोस्तों, लेकिन 1 मीटर पर सेकंड हम निकाल लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड 5/35 दोस्तों, यानी हम कहेंगे कि 1/7 सेकंड में। आप निकाल लीजिए यहां से v का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहां पर 5 है दोस्तों, a का वैल्यू भी 5 आएगा, अर्थात हम कहेंगे कि 5×5 = 25 न्यूटन इसका आंसर होगा। आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v बराबर देखिए दोस्तों v का वैल्यू कितना है 35 मीटर पर सेकंड। अब देखिए u का वैल्यू 10 है प्लस दोस्तों a का वैल्यू कितना है वो तो फाइंड आउट ही करना है दोस्तों। अब ये इधर जाएगा तो 25 होगा दोस्तों, और यहां पर हो जाएगा 5 दोस्तों। यहां पर कितना है टाइम 5 सेकंड। अब देखिए ये जब इधर जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 25 बराबर a5, और 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, ये 25 है तो 5 बार में, अर्थात हम कहेंगे कि a बराबर 5 आया। यहां वैल्यू रख दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा 25 न्यूटन दोस्तों, 25 न्यूटन। आ जाइए दोस्तों और बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। देखते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल आखिर क्या कहता है। ध्यान देंगे 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाइए। आ जाइए आइए देख लीजिए 17 क्या कहता है। दोस्तों न्यूमेरिकल से आपको भागना नहीं है। बहुत से लोग जो है ना कि न्यूमेरिकल से भागते हैं, न्यूमेरिकल ये तो हमसे होगा ही नहीं दोस्तों। होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आप जो है कि एक बार बनाइए, नहीं समझ में आया दोबारा बनाइए, फिर नहीं समझ में आया 3 बार बनाइए, नहीं समझ में आया आप बनाइए उसको, लेकिन जिस वक्त आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों एक बार, आप सोचेंगे कि इस तरह का सवाल हमको दे, हम रगड़ कर रख देंगे दोस्तों। आ जाइए 17 नंबर सवाल। अब देखिए दोस्तों 17 नंबर सवाल जो कि ये डायमेंशन से रिलेटेड है और कुछ भौतिक राशियां दिया है और कुछ उसका बीमा है दोस्तों। तो समझ लीजिए कहता है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है दोस्तों। कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए दोस्तों अगर मैं डायमेंशन की बात करूं ना तो आप फार्मूला मत याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, हाँ वो काम आएगा किसमें, फार्मूला से आप निकालेंगे समय लगेगा। आप डायमेंशन निकालने के लिए सबके मात्रक को याद कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन का बल का न्यूटन होता है दोस्तों, तो बल का होता है डायमेंशन ml_t-2, बल का डायमेंशन होता है ml_t-2, नीचे में ऊपर में L2 है दोस्तों, तो ml3 हो जाएगा, ml3t-2। तो यहां से हो गया कि ml3t-2 दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं केजी मीटर स्क्वायर, तो ये दोस्तों केजी मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ml-1, ये ऊपर एक बचा हुआ है दोस्तों, तो m-1 L3t-2, m-1 L3t-2 पहला कहेंगे सही है। तो आप ये याद रखिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है दोस्तों, और आप मात्रक से आसानी से जो है कि डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपको दो चीज याद हो गया दोस्तों, एक तो आप मात्रक निकाल सकते हैं और दूसरा कि आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर सही है दोस्तों। आ जाइए बी नंबर चेक करते हैं दोस्तों। बी नंबर है विकृति, और विकृति को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों स्ट्रेन। दोस्तों विकृति को अंग्रेजी में स्ट्रेन कहते हैं, और ये हम पिछले क्लास में जिस समय डायमेंशन बताए थे दोस्तों, उस समय हम बताए थे कि विकृति एक ऐसा है, विकृति एक ऐसा भौतिक राशि है, विकृति एक ऐसा भौतिक राशि है, स्ट्रेन एक ऐसा भौतिक राशि है जिसका दोस्तों ना ही मात्रक होता है, और जब मात्रक नहीं होगा दोस्तों तो डायमेंशन नहीं होगा दोस्तों। मात्रक नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा दोस्तों। तो आप रट जाइए कि विकृति मात्रकहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस है, यूनिटलेस है दोस्तों। सी नंबर
तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन सी और डी को संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं। कहता है कोणीय संवेग। दोस्तों कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों केजी का हो जाएगा एम है, केजी का एम है, एल एम का ये मीटर का हो जाएगा एल है, और पर सेकंड का हो जाएगा दोस्तों -1। कहेंगे ml2 दोस्तों t-1, ml2 t-1, अर्थात ये भी सत्य है दोस्तों। डी नंबर चेक करते हैं। डी नंबर कहता है कि जड़त्व आघूर्ण। दोस्तों जड़त्व आघूर्ण जो है इसका ml2t0 इसका होता है kg मीटर स्क्वायर। दोस्तों आप रट जाइए, आप इससे आप निकाल सकते हैं। तो आपको यदि मात्रक पता है आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए आप डायमेंशन कुछ का ही याद रखिएगा, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, फोर्स हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, जो है कि घनत्व हो गया, इन सारी चीजों का आप जो है ना, क्षेत्रफल हो गया, इन सब का आप डायमेंशन याद रख लीजिए दोस्तों। लेकिन बाकी जितने भी बड़े बड़े भौतिक राशि हैं दोस्तों, उसकी आप मात्रक को याद रखिए। आप मात्रक से डायमेंशन अर्थात जो है कि आप विमा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विकृति जो है कि एक ऐसा मात्रकहीन राशि है दोस्तों, विमाहीन राशि है। आप यहां पर आप लिख लीजिए कि कोण। दोस्तों कोण भी जो है यह भी एक मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है, रट जाइएगा। आ जाइए दोस्तों, और 18 नंबर सवाल दोस्तों, 18 नंबर ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर सवाल आ जाइए। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। अब दोस्तों कहता है कि माध्यम के तापमान, अब माध्यम के तापमान में वृद्धि करने से प्रकाश की गति क्या होगी दोस्तों। सबसे पहले आप रट जाइए कि माध्यम का तापमान बराबर होता है दोस्तों, T बराबर होता है रो L बाई ए होता है दोस्तों, रो L बाई ए। जब आपको यह फॉर्मूला पता रहेगा ना, आप इसे बना सकते हैं आसानी से। तो कहता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि, माध्यम के किसी भी माध्यम के तापमान में जब हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं दोस्तों, बढ़ोतरी करते हैं, तो कहता है कि प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ती है, क्या होगी, घटती है, वैसी ही रहती है, या सह गिर जाती है। तो ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर बराबर होता है रो L बाई ए। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब हम माध्यम के तापमान में वृद्धि करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो प्रकाश की गति बढ़ती है दोस्तों, प्रकाश की गति बढ़ती है। रट जाइए दोस्तों कि माध्यम के तापमान में वृद्धि करने से प्रकाश की गति बढ़ती है, माध्यम के तापमान में टेम्परेचर बढ़ाने से प्रकाश की गति बढ़ती है दोस्तों। आ जाइए, और आज का सेकंड लास्ट सवाल देखते हैं। सेकंड लास्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे और बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल। कहता है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को दोस्तों क्या कहता है ना कि लंबा किया जाए, प्रतिरोधक तार को क्या किया जाए, लंबा किया जाए, तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा दोस्तों। सवाल नंबर 19 जो है दोस्तों, इसे रट जाइए कि ये जो है कि किसी प्रतिरोधक तार के लंबाई को बढ़ाने पर दोस्तों, उसमें जो फॉर्मूला लिखे हैं वो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, वो गलत से। आज ये क्या कहता है कि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा दोस्तों, क्योंकि T बराबर होता है, सॉरी R बराबर रो L बाई ए होता है दोस्तों, और R बराबर रो L बाई ए होता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिए दोस्तों। हमने क्या किया कि प्रतिरोधक तार को लंबाई को बढ़ाया दोस्तों। जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं दोस्तों, उसका प्रतिरोधकता बढ़ती है, रट जाइए। तो यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता R बराबर होता है दोस्तों रो L बाई ए। अब बात करते हैं कि अगर हम उसके क्षेत्रफल को घटाएंगे, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, प्रतिरोधकता घट जाएगी दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी प्रतिरोधक तार को पतला तार से मोटा कर देंगे तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, और पतला तार कर देंगे प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी दोस्तों। आ जाइए, और आज का लास्ट सवाल दोस्तों ध्यान से देखेंगे। लास्ट नंबर सवाल को देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है दोस्तों। तो आप इसे रट जाइए कि एथिलीन हार्मोन जो है दोस्तों, एथिलीन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन है जो कि अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है, यानी कि पुष्प लगन को प्रेरित करता है। नहीं, ये आप ये काम कर ही लीजिए, आपको ये काम करना होगा। तो उसी तरीके से ये करता है, यानी एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ये क्या करता है कि अनानास में कहते हैं कि आपको पुष्प लगाना ही होगा, आपको बिल्कुल भी लगाना होगा। इसमें आप समझिए कि एथिलीन
एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रख लीजिए, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जो अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है, फल पकाने में मदद करता है। और एबीए, देखिए दोस्तों, एबीए हार्मोन को, एबीए जो है कि एब्सिसिक एसिड है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक है दोस्तों, रट जाइए, एब्सिसिक एसिड है ये। जिब्रेलिन्स हार्मोन, जिब्रेलिन्स हार्मोन पौधे में वृद्धि का दोस्तों, वृद्धि में सहायक है दोस्तों। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो पता ही है दोस्तों, समझ जाइए। तो आई होप आप ये 20 सवाल समझ गए होंगे दोस्तों। एक बार फिर से आते हैं 18 नंबर सवाल की ओर और देखते हैं 18 नंबर सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या। आ जाइए, कमेंट है दोस्तों कि 18 नंबर सवाल में गड़बड़ है। आइए 18 नंबर सवाल ध्यान देंगे, क्या कहता है 18 नंबर सवाल। आ जाइए 18 नंबर, ध्यान दीजिए कि 18 नंबर सवाल क्या था। कहता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि करने से। अब किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि करेंगे दोस्तों, यहां पर आप फॉर्मूला वो नहीं लगाएंगे, यहां पर आप कहता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि करने के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है दोस्तों। आप इसे रट जाइए कि जब हम किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि करेंगे, प्रकाश की गति दोस्तों बढ़ती है, रट जाइए। आ जाइए दोस्तों। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।